सो गुड इवनिंग क्लास। आई थिंक मेरी वॉइस आप लोगों तक क्लियर आ रही होगी। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं आगे। तो जो ये कोर्स हमने स्टार्ट किया था उसमें हमने अब तक एक दो क्लासेस हो चुके हैं। जो पिछले क्लासेस हुए हैं उसमें हमने क्या पढ़ा है, पहला टॉपिक पढ़ा था फिजिकल एजुकेशन मीनिंग, एम्स, स्कोप, नीड एंड इम्पोर्टेंस। और इसके बाद जो हमारी कल दूसरी क्लास हुई थी उसमें हमने देखा था इसके मिसकंसेप्शंस क्या क्या हैं फिजिकल एजुकेशन के, और इसका मॉडर्न कंसेप्ट क्या है। किसी प्रकार की इश्यूज आएंगे तो आप एक बार मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा चैट बॉक्स में, ठीक है। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आपका बायोलॉजिकल फाउंडेशन वाला टॉपिक, हेरिडिटी के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, क्रोनोलॉजिकल एज क्या होता है, एनाटॉमिकल एज क्या होता है, फिजियोलॉजिकल एज क्या होता है और मेंटल एज क्या होता है। तो ये वाला टॉपिक को हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल फाउंडेशन। अब बायोलॉजिकल मतलब समझ रहे हैं हम, कोई भी मतलब लिविंग थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे इस चैप्टर में किसके बारे में बात करेंगे, अपने बारे में बात करेंगे। बायोलॉजिकल बेसिक्स के बारे में पहले हम समझेंगे, बायोलॉजिकल बेसिक्स में बोलता क्या है, कैसे ये हमारे ऊपर काम करेगा। तो इस टॉपिक में क्या बोला है, बायोलॉजिकल बेसिक्स रेफर्स टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। मतलब बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो एनाटॉमी हो गया आपका, फंक्शन के बारे में बात करें तो फिजियोलॉजी हो गया। तो जो भी हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है उसके फंक्शंस हैं वो कैसे हमारे मूवमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, परफॉर्मेंस कैसे बढ़ा रहे हैं, हमारे मूवमेंट को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या फिर कोई भी मान लीजिए हेल्थ के लिए, या फिर कोई भी आप फिजिकल एक्टिविटी में जब पार्टिसिपेट करते हैं तो इससे होता क्या है, ये हमारा कनेक्ट करता है किसको, बायोलॉजिकल साइंस को फिजिकल एजुकेशन से कनेक्ट करता है कि कैसे कोई मूवमेंट कर रहे हैं तो अफेक्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ों को जोड़ के हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। तो इसमें और अच्छे से क्या बोला है, इट फोकसेस ऑन हाउ द बॉडी वर्क्स, हमारा बॉडी काम कैसे करता है। जैसे हम पढ़ते हैं लेवर्स के बारे में, अलग अलग मसल्स के बारे में, कि जो लॉन्ग बोन है वो मूवमेंट करने में मदद करेगा, स्ट्रेंथ देगा। तो अलग अलग पढ़ते हैं ना, तो ये सब हमें हेल्प करता है ये सब जानने के बारे में कि हमारे मसल्स, बोन्स, हार्ट, लंग्स, नर्व्स, ये सब कैसे काम करते हैं। एंड दिस नॉलेज कैन बी यूज टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, इसी नॉलेज को हम यूज कर सकते हैं अपना परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, इंजरीज को प्रिवेंट करने के लिए और अपना फिटनेस को मेंटेन करने के लिए। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, एक कोच जो होता है, अ कोच प्लान्स ट्रेनिंग कंसिडरिंग मसल फाइबर टाइप्स। अब वो देखता है कि यार इंसान में, इस प्लेयर में मसल फाइबर टाइप कौन सा है, रेड ट्विच है, स्लो ट्विच है कि फास्ट ट्विच है। क्यों देखता है, क्योंकि बायोलॉजी हमें बोलता है कि स्प्रिंटर्स जो होते हैं हैव मोर फास्ट ट्विच फाइबर्स एंड लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैव मोर स्लो ट्विच फाइबर्स। अब हमें पता है कि जो भी एंड्योरेंस एथलीट्स होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स होते हैं, उनके पास स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं, ठीक है। और जो भी स्प्रिंटर्स होते हैं उनके पास फास्ट ट्विच फाइबर्स होते हैं। तो पहले अगर कोई कोच चेक कर लेगा इस एथलीट में क्या है, इस खिलाड़ी में, उस हिसाब से उसको वो ट्रेनिंग कराएगा ना। अब मान लीजिए मेरा स्लो ट्विच फाइबर है, मैं बोलूंगा तुझे 50 मीटर स्प्रिंट करना है, 100 मीटर का रेस दौड़ना है, तो वो नहीं कर पाएगा ना। तो यहाँ पे आपको बायोलॉजिकल बेसिस स्पोर्ट्स में हमें मदद करता है। तो अभी हमने बात किया बायोलॉजिकल बेसिस के बारे में, अब हम बात करेंगे बायोलॉजिकल फाउंडेशन क्या होता है, मतलब इसकी नींव क्या है, फाउंडेशन क्या है। तो मतलब क्या हो जाएगा, मीन्स हाउ आवर बॉडी एंड इट्स सिस्टम्स। तो जो भी हमारा बॉडी है और उसके सिस्टम्स हैं, जैसे कि जीन्स हो गया जो आपने हेरिडिटी के थ्रू पेरेंट्स से लिया है, आपका दिमाग हो गया, आपके मसल्स हो गए, आपके जो भी हार्मोन्स हो रहे हैं बॉडी में, ये हमें कैसे अफेक्ट करते हैं, हमें डेवलप करने में, ग्रो करने में, सोचने में, कोई भी चीज़ का कोई भी मूव करने में, या फिर हमें कैसे भी बिहेव करने में। तो ये सारी चीज़ें कैसे अफेक्ट करती है हमें, वो चीज़ इस टॉपिक में देखना है। तो क्या क्या की एरियाज हैं बायोलॉजिकल फाउंडेशन में, आपका है जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी, मतलब जो भी हमने अपने जीन्स के थ्रू अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किया है, आया है हमारे अंदर। जैसे कि हमारा हाइट हो गया, हमारा आंखों का कलर हो गया, हमारे अंदर का कुछ कुछ हिडन पोटेंशियल टैलेंट हो गया, या फिर कोई बीमारियां हो गई जो हमें जीन से मिली हैं। फिर क्या बोला है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपका एक टॉपिक है। तो इसमें क्या बोला है, फिजिकल चेंजेस फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्टहुड। जैसे आप मान लीजिए आपका पुबर्टी हिट हो रहा है, आपका एजिंग होते जा रहा है, बूढ़ा होते जा रहे हैं आप, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम पढ़ेंगे जो भी हमारे अंदर फिजिकल चेंजेस आ रही हैं, जैसे 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 हम ग्रो कर रहे हैं। हमारा ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम कैसे काम कर रहा है, कंट्रोल लर्निंग क्या है, मेमोरी कैसे काम कर रहा है, हम कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, क्या बिहेवियर है हमारा। एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब जो भी हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स काम करें, दो सिस्टम होते हैं ना, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन में क्या होता है, जो हमें डक्ट क्या होता है, बाहर से निकाल दे, जैसे पसीना आ रहा है तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। पर एंडोक्राइन क्या होता है, आपके ब्लड स्ट्रीम में हॉर्मोन्स रिलीज कर रहा है।
तो आपका एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, हमारा मूड कैसे इफेक्ट हो रहा है, जो भी हमारे को हार्मोन्स रिलीज हो रहा है, ग्रोथ कैसे हो रहा है, मेरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म कैसे काम कर रहा है, मैं कोई भी खाना खा रहा हूँ तो वो कैसे पच रहा है और उससे कैसे मुझे एनर्जी मिल रहा है। जैसे आपके हार्मोन्स का एग्जांपल दिया है, एड्रेनालाइन, टेस्टोस्टेरोन। फिर क्या बोला है, की एरियाज और क्या, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, आपको मसल्स कैसे हैं, आपके बोन्स कैसे हैं, अगर ये मसल्स है, ये बोन्स है, तो ये मुझे कैसे मदद कर रहा है मेरे पोस्चर को मेंटेन करने में, मुझे मूवमेंट करने में। फिर क्या बोला, कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो जो भी आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो आपको मदद कर रहा है, आपके ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए ताकि आपका बॉडी अच्छे से फंक्शन कर पाए। तो बायोलॉजिकल जो फाउंडेशन है उसमें नींव है, इस सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जो इसका पहला टॉपिक है आपका हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के बारे में। तो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट आर द नेचर वर्सेस नर्चर। नर्चर क्या होता है, बोलते हैं ना बच्चे को नर्चर करो, नर्चर करो मतलब अच्छे से पालन पोषण करो, और नेचर क्या हो गया, जो उसको मिला है प्रकृति से, मतलब पेरेंट्स के थ्रू मिला है, जीन्स के थ्रू, मतलब हेरिडिटी। तो हेरिडिटी मतलब हो गया मेरा नेचर, और इन्वायरमेंट मतलब क्या हो गया, नर्चर, मतलब हम उसको कैसे नर्चर कर रहे हैं। जैसे होता है गुलाब का फूल फूल लगा रहे हैं हम, तो उसको कैसे नर्चर कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, अच्छे से प्लॉ कर रहे हैं ताकि वो फूल उगे वहां पे, तो नर्चर कर रहे हैं। तो ये आप समझ गए, हेरिडिटी मतलब नेचर हो गया, एनवायरमेंट मतलब नर्चर हो गया। तो ये दो फोर्सेज ऐसे होते हैं दैट शेप एन इंडिविजुअल डेवलपमेंट, जो इंसान के डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, कि जो मैंने जीन से लिया है नेचर से, और जो मेरा नर्चर हो रहा है, कैसे पालन पोषण हो रहा है, जो तो जाए कैसा मैं बिहेव करूंगा, मेरे लक्षण क्या रहेंगे। तो हेरिडिटी रेफर्स टू द इनबोर्न ट्रेड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू जीन्स। तो जो भी हेरिडिटी हो गया, मैंने जीन्स के थ्रू, पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग के थ्रू पाया है। और इन्वायरमेंट क्या बोला है, एनकम पासेस ऑल एक्सटर्नल कंडीशन, जो भी बाहर की वातावरण है, जो भी फैक्टर है, जैसे मान लीजिए फैमिली हो गया, कल्चर हो गया, गरीबी हो गया, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, जो इन्फ्लुएंस कर रही है मेरी डेवलपमेंट को। तो आप समझे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बीच में डिफरेंस और क्या कैसे होगा। अब थोड़ा सा हम हेरिडिटी के बारे में बात करते थोड़ा सा। तो न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ 46 क्रोमोसोम्स। हमारे बॉडी में जो भी न्यूक्लियस का सेल होता है, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अगर पेयर में पूछे तो कितना हो जाएगा, 23 पेयर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब ऐसे रस्सी टाइप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जो ट्रांसमिट करते हैं क्या, कोई भी इंस्ट्रक्शंस, हेरिडिटी बिहेवियर, कि बच्चा कैसे बिहेव करेगा, जो भी हम जीन से इनहेरिट कर रहे हैं, इसका बिहेवियर क्या रहेगा। तो वी रिसीव 1/2 ऑफ आवर क्रोमोसोम्स एंड जीन्स फ्रॉम ईच पेरेंट, मतलब आधे आधे पेरेंट्स से लेते हैं अपने जो भी पेरेंट्स होते हैं। तो चिल्ड्रंस हु इनहेरिट 2x क्रोमोसोम्स, मतलब जो बच्चे 2x क्रोमोसोम्स लेते हैं, क्या होते हैं, वो फीमेल होते हैं। ठीक है, एंड चाइल्ड हु इनहेरिट्स एन एक्स क्रोमोसोम पेयर विद अ वाई क्रोमोसोम, एक्स और वाई क्या मिलके बनते हैं, विल बी अ मेल क्रोमोसोम। ठीक है, मतलब बच्चा लड़का मेल होगा और फीमेल होगा। ये मैंने बस आपको एक सिंपल सा आइडिया दिया, एक्स एक्स मतलब फीमेल होता है और एक्स वाई मतलब मेल होता है। क्रोमोसोम्स कितने रहते हैं, 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी आउट करते हैं। अब ये पेयर में पूछेगा आपसे एग्जाम में, कितने होते हैं, 23 पेयर में होते हैं। अब इसके बारे में और आगे बात किया जाएगा इस टॉपिक में, हेरिडिटी में अलग से बात करते हैं। तो हेरिडिटी मैंने और एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्या है, ऑल द क्वालिटीज दैट अ चाइल्ड हैज इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स इज कॉल्ड हेरिडिटी, मतलब जो भी मैंने पेरेंट्स के थ्रू इनहेरिट किया है। तो हेरिडिटी प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। अब मेरा बेसिक्स क्या रहेगा, होता है ना कि बच्चा अपने पापा जैसे होता है, मम्मी जैसे होता है, तो उसका मतलब साँचा होता है, ढांचा होता है, जो ढालते हैं हम जीन्स के थ्रू, हेरिडिटी के थ्रू लेते हैं। तो हेरिडिटी इज व्हाट अ पर्सन इज बॉर्न विथ। तो हेरिडिटी वो चीज है जिस चीज के साथ इंसान जन्म लिया है। तो एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल जर्म सेल्स, जब भी कंसेप्शन होता है, एक यूनियन का मेल सेल आता है, एक फीमेल का जर्म सेल आता है, तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है आपका ओवम में। ठीक है, तो क्या होता है, द फर्टिलाइज एग इज नोन एज जाइगोट। तो जो भी मेल, मान लीजिए यहाँ से मेल का और यहाँ फीमेल का आया, ठीक है, तो क्या हुआ, दोनों का कंसेप्शन हुआ, तो क्या आया आपका, जाइगोट बना, एग बनता है, तो एग को क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। तो जो ये जाइगोट होता है ना, इसी में आपका 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसको अगर हम पेयर में बात करें तो 23 पेयर रहते हैं। अब इस इमेज में देखिएगा आप, जो एक्स वाई वाला कंसेप्ट है, एग्जाम में पूछता है कई बार, मेल के पास होते हैं दो टाइप के, ठीक है, एक होता है एक्स, एक होता है वाई, और फीमेल के पास एक्स एक्स ही रहता है। ठीक है, कॉमन है। अब मेल का एक्स मिलेगा, फीमेल का एक्स मिलेगा, तो क्या बच्चा होगा हमारा, फीमेल होगा। ठीक है, जो भी जाइगोट क्या बनेगा, अगर एक्स और वाई मिलकर एक्स एक्स मिलकर बन रहा है,
तो क्या होगा, फीमेल प्रोड्यूस होगी। अगर एक्स और वाई मिल के बन रहा है तो क्या होगा, मेल प्रोड्यूस होगा। तो बच्चा लड़का हमारा, जो भी पेरेंट्स का बच्चा लड़का होगा, मेल होगा, फीमेल होगा, किस पे डिपेंड करता है, किसके ऑफस्प्रिंग पे, मेल के ऑफस्प्रिंग पे, क्योंकि इनके पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्स, एक होता है वाई, और फीमेल के पास दोनों एक्स एक्स ही रहते हैं। ठीक है, तो जो भी जाइगोट सेल बनेगा उससे आपका बच्चे होते हैं। तो ये आपका हेरिडिटी के बारे में था। अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंट के बारे में। तो इन्वायरमेंट में क्या बोला है, द इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल एक्सेप्ट हिज जीन्स। मतलब जीन्स के अलावा जो भी सारी चीज जो इंसान के डेवलपमेंट में अफेक्ट करती हैं वो हमारी क्या हो जाएगी, पर्यावरण या फिर इन्वायरमेंट हो जाएगी। तो इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस, जैसे कि फिजिकल फोर्सेज होती हैं, कोई सोशल फोर्सेज हो रही हैं, कोई मोरल फोर्सेज हैं, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इमोशनल फोर्स, सारा कुछ जोड़ दिया। आपको कैसा फिजिकल ट्रेनिंग करा रहे हैं, आपका समाज कैसा है, आपको क्या सिखाया जा रहा है, आपकी लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, इकोनॉमिक क्या है आपकी, आपके पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, आप कौन से कल्चर में रहते हैं, आप क्या चीज़ से गुजर रहे हैं, तो सारी चीज़ें आपकी इन्वायरमेंट में आ जाती हैं। ठीक है, तो नेचर में एक बार बात करें तो मैंने बताया नेचर का मतलब हो जाएगा आपका पोषण। तो ये मतलब नेचर में क्या आ जाएगा, आपका हेरिडिटी होता है। ठीक है, जो कि फिक्स रहता है, जैसा दिया गया वैसे ही होगा। पर जो नर्चर होता है, इन्वायरमेंट होता है, वो डायनेमिक इन नेचर होता है, क्योंकि ये बदल रहा है ना। जैसा हम इंसान को, मान लीजिए दो जुड़वा बच्चे हुए, ठीक है, अब दो जुड़वा बच्चे हुए, अब मुझे नेचर के थ्रू मिल गया, जीन हेरिडिटी के थ्रू। अब एक बच्चे को मैं यहाँ अच्छे जगह पे लूंगा, उसको अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड दूंगा, अच्छी जगह एजुकेशन दूंगा, और एक बच्चे को खराब जगह पे रख दूंगा जहाँ कुछ उसको एजुकेशन नहीं मिल रहा है, प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, दोनों के डेवलपमेंट में काफ़ी अफेक्ट होगा। तो इसलिए आपका इन्वायरमेंट डायनेमिक होता है, डायनेमिक इन नेचर होता है, क्योंकि वो बदलता है जैसा हम देंगे, और हेरिडिटी आपका फिक्स रहता है। तो हम ये बोल सकते हैं जो डेवलपमेंट होता है कैसा होता है, डेवलपमेंट इज इक्वल्स टू हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट, दोनों का मिक्सचर होता है आपका जो डेवलपमेंट होता है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। अब हम बात करते हैं जो आपका अगला टॉपिक है, वो है क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज मतलब क्या हो गया, आपका जो भी इंसान का एज कैलकुलेट किया जा रहा है वो डेज, डीडी, एमएम, वाई वाई वाई, ठीक है, ईयर के फॉर्म में, इस फॉर्म में जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं अपने, जैसे मान लीजिए मैं अपना डेट ऑफ बर्थ बताऊंगा, मेरा डेट ऑफ बर्थ 1/8/2001 है। तो मान लीजिए आप अपना डेट ऑफ बर्थ बता, जो भी हम डेट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो होता है क्रोनोलॉजिकल एज। जैसे एग्जांपल दिया है, अ पर्सन बोर्न इन 2005 इज 20 ईयर्स ओल्ड। जैसे मैं बोलूंगा अभी मैं 23 साल का हूँ, तो आप ऐसा क्रोनोलॉजिकल एज सबका होता है जो DDMM YY के फॉर्मेट में होता है। अब हम बात करेंगे एनाटॉमिकल एज के बारे में। एनाटॉमी मतलब हम सोचते हैं बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, तो इसमें क्या होगा, एनाटॉमिकल एज इज अ मेजर ऑफ एन इंडिविजुअल फिजिकल डेवलपमेंट। एक इंसान का, उसकी बॉडी का डेवलपमेंट कैसा हुआ है, डिटरमाइंड कैसे करते हैं भाई, देयर बॉडी फिजिकल कंडीशन, उस इंसान का बॉडी कैसा कंडीशन है। मान लीजिए मैं 40 साल का हूँ और मेरा हड्डी झूल गया है, मैं चल ही नहीं पा रहा हूँ, लग रहा 60 साल का हूँ, तो एनाटॉमिकल एज मेरी क्या होगी, 60 साल वाली होगी, क्योंकि मेरा बॉडी उस हिसाब से है, बॉडी स्ट्रक्चर और जो भी इसका स्ट्रक्चर्स है। तो क्या बोला है, एनाटॉमिकल एज इज अ मेजर ऑफ एन इंडिविजुअल फिजिकल डेवलपमेंट स्टेज डिटरमाइंड देयर बाय देयर बॉडीज फिजिकल कंडीशन एंड ग्रोथ कंपेयर टू अ स्टैंडर्ड और एवरेज फॉर अ स्पेसिफिक क्रोनोलॉजिकल एज। तो क्रोनोलॉजिकल एज से इसका फर्क नहीं पड़ता है, जैसा आपका बॉडी डेवलपमेंट हुआ है, बॉडी की कंडीशन है, उस हिसाब से आपका एनाटॉमिकल एज बनता है। तो इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम क्रोनोलॉजिकल एज, मतलब क्रोनोलॉजिकल एज से अलग होता है, विच इज सिंपली द टाइम इलेप्स सिंस बर्थ। क्रोनोलॉजिकल एज क्या था, आपका टाइम इलेप्स था, बर्थ से आपने कितना दिन कैलकुलेट कर लेते हैं ना, कि मैं आज इतना साल का हूँ, जब से मैंने पैदा हुआ, तो क्रोनोलॉजिकल एज था। तो एनाटॉमिकल एज क्या होता है, इसको क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे कि आपकी स्केलेटल मैच्योरिटी, आपकी हड्डी की मैच्योरिटी क्या हो गई है, आपकी बोन की एज क्या है, ओसिफिकेशन सेंटर क्या है, कैसे डेवलपमेंट हो रहा है आपका, आपके दांत कितने आए हुए हैं, डेंटल डेवलपमेंट कितना हुआ है, आपका ओवरऑल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे है, मेरे हेयर ग्रोथ हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या क्या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये सारी चीज़ों को यूज़ किया जाता है एस्टिमेट करने के लिए आपका एनाटॉमिकल एज को। ऑफन इन केसेस वेयर क्रोनोलॉजिकल एज इज अननोन, मान लीजिए किसी का मुझे एज पता करना है, उसका क्रोनोलॉजिकल एज पता नहीं चलता है, बच्चे का ग्रोथ देखना है, देखते हैं ना जैसे खेलने जाते हैं टूर्नामेंट, दांत देखते हैं, 14 दांत 32 दांत आया है कि 22 दांत आया है कि नहीं, बोलते ही बड़ा हो गया है। तो ये सब आपका ग्रोथ चेक करके पता चलता है एज। तो ये होता है हमारा एनाटॉमिकल एज। तो एनाटॉमिकल एज रेफर्स टू द एज ऑफ अ पर्सन बेस्ड ऑन द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ देयर बॉडी स्ट्रक्चर्स। ये कैसे डिफाइन कर रहा है, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कैसा हुआ है, स्पेशली बोन्स चेक करते हैं या फिर कोई ऑर्गन्स चेक करते हैं, रेदर देन देयर एक्चुअल क्रोनोलॉजिकल एज। तो एग्जांपल भी दिया यहाँ पे, अ 30 ईयर ओल्ड बॉय जिसका क्रोनोलॉजिकल एज 13 साल का है, हैज बोन्स एंड मसल्स डेवलप लाइक अ टिपिकल 15 ईयर ओल्ड।
अब 13 साल का बच्चा, लेकिन उसकी बॉडी कैसे डेवलप हो गया 15 साल जैसे, तो उसका एनाटॉमिकल एज क्या होगा 15 साल होगा। ठीक है, तो ये आपका एनाटॉमिकल एज के बारे में बताया गया है। अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल एज के बारे में। फिजियोलॉजिकल मतलब क्या हो जाएगा, बॉडी का फंक्शन कैसे कर रहा है। ठीक है, फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं हाउ बॉडी फंक्शन कैसे कर रहा है। तो फिजियोलॉजिकल एज ऑल्सो नोन एज व्हाट, बायोलॉजिकल एज, मेजर्स द फंक्शनल हेल्थ ऑफ योर बॉडी, हमारा बॉडी का हेल्थ क्या है, एंड ऑर्गन्स का कैसा हेल्थ, कंपेयर टू योर क्रोनोलॉजिकल एज, द नंबर ऑफ ईयर्स यू हैव लिव। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से एज से, तो ऐसे मतलब इस क्रोनोलॉजिकल का एज से सारे का कंपैरिजन करके हम इजीली समझ पाते हैं कि मेरा बॉडी का कैसे ऑर्गन डेवलप हुआ है, मेरा बॉडी कैसे दिख रहा है। तो इट्स इन्फ्लुएंस बाय लाइफस्टाइल फैक्टर्स। अब ये जो आपका फिजियोलॉजिकल एज है कैसे इन्फ्लुएंस होगा, आप क्या खा रहे हैं, आपका डाइट क्या है, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आप क्या एक्सरसाइजेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप कितना स्ट्रेस ले रहे हैं, आप कितना सो रहे हैं, एज वेल एज जेनेटिक्स, थोड़ा सा जेनेटिक्स का भी इसमें फर्क पड़ता है। तो अब पर्सन विथ हेल्थियर लाइफस्टाइल में है वह यंगर फिजियोलॉजिकल एज। अब होता है ना कि स्पोर्ट्स पर्सन का हार्ट अच्छा होता है, अच्छे से ब्रीदिंग ले पाता है, उनको कोई कहीं मान लीजिए क्लाइंबिंग करने गए, माउंटेनियरिंग करने गए, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, क्योंकि उनका फिजियोलॉजिकल एज अच्छा है, उन्होंने मेंटेन किया अपना एक्सरसाइजेस कर करके, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को उतना बिल्डअप किया है। यही बोला था एग्जाम्पल में, अ 50-year-old माइट हैव द कार्डियोवास्कुलर हेल्थ ऑफ अ 35-year-old। अब उसका रूटीन अच्छा है, डेली उठ रहा है, सुबह जा रहा है, वॉकिंग कर रहा है, रनिंग कर रहा है, अपने फिजिक मेंटेन किया हुआ है, तो क्या होगा 50 साल का इंसान का भी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ कितना होगा, फिजियोलॉजिकल उसका 35 साल का होगा, अगर उसने अपने कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को मेंटेन करके रखा होगा तो। ये था आपका फिजियोलॉजिकल एज। अब हम बात करते हैं मेंटल एज के बारे में। तो मेंटल एज क्या होता है, आपका दिमाग का एज क्या है, सिंपल शब्द में क्या समझ रहे हैं, मेरा दिमाग कैसा डेवलप हुआ है। तो मेंटल एज इज रिलेटेड टू द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, मेरा मेंटल कितना डेवलप हुआ है, जिसको हम मेंटल मैच्योरेशन भी कहेंगे, मतलब कितना डेवलप हुआ है। तो मेंटल एज इज यूजुअली डिटेक्टेड थ्रू साइकोलॉजिकल टेस्ट। अब अलग अलग साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जिनसे हम मेंटल एज को कैलकुलेट करते हैं। तो जो मेंटल एज का कंसेप्ट था, इसको दिया किसने था, अल्फ्रेड बिनेट और थियोडोरस साइमन ने। ठीक है, कई जगह एक ही नाम दिखता है आपको अल्फ्रेड बिनेट का, तो इंपॉर्टेंट है आपका हु गिव द कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज, तो आपको बात बताना पड़ेगा अल्फ्रेड बिनेट। अब आईक्यू का फॉर्मूला पूछता है आपका, काफी इंपॉर्टेंट है। आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है आपका, मेंटल एज, ठीक है, आपका दिमाग कितना डेवलप हुआ है, डिवाइडेड बाई क्रोनोलॉजिकल एज, आपका एज एक्चुअली कितना हुआ है DDMM वाई के फॉर्मेट में इंटू 100। ठीक है, तो आईक्यू का फॉर्मूला किसने दिया था, विलियम स्टर्न ने दिया था 1912 में। अब आईक्यू का भी एक चार्ट होता है, टेबल होता है। अगर किसी का आईक्यू 130 से ऊपर है तो वेरी सुपीरियर के रेंज में आएगा, मतलब बहुत ही एलाइट लेवल ऊपर है। 120 से 30 के रेंज में आएगा, सुपीरियर है। 110 से 119 में हाई एवरेज है। 90 से 109 में एवरेज है। 80 टू 89 क्या है, लो एवरेज है। 70 टू 79 बॉर्डर लाइन पे है वो, और बिलो 70 इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है, मतलब उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो मेंटल एज क्या हो जाएगा हमारा, मेंटल एज इज अ कंसेप्ट रिलेटेड टू इंटेलिजेंस। इट लुक्स एट हाउ अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल एट अ स्पेसिफिक एज परफॉर्म्स इंटेलेक्चुअली, मतलब आपका दिमाग कितना काम कर रहा है कोई पर्टिकुलर एज पे, तो वो हमारा मेंटल एज हो जाएगा। कंपेयर टू एवरेज इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस फॉर दैट इंडिविजुअल्स एक्चुअल क्रोनोलॉजिकल एज, वही उससे कंपेयर कर दिया है। तो ये था हमारा मेंटल एज का कंसेप्ट। ठीक है, अब हम सारे जितने भी एजेस पढ़े उसको एक बार देख लेते हैं, क्या क्या पढ़ा हमने। पहले पढ़ा हमने क्रोनोलॉजिकल एज, मतलब जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं द एक्चुअल एज ऑफ अ पर्सन कैलकुलेटेड फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ, जो हमारा डेट ऑफ बर्थ से एक्चुअल एज कैलकुलेट किया गया है। तो ये कहाँ पे फोकस करता है, टाइम पे, मतलब कैलेंडर एज पे। तो इसमें कैसे डिटरमाइन करते हैं, डेट ऑफ बर्थ से। जैसे मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ किसी का दिया गया है 2010 से पैदा हुआ, 15 साल का होगा 2025 में। फिर बोला है एनाटॉमिकल एज, तो ये आपका कैसे होता है, आपका बॉडी का डेवलपमेंट कैसा हुआ है, स्पेशली बोन्स और ऑर्गन्स का। तो ये किस पे फोकस करता है, आपका बॉडी के स्ट्रक्चर पे और आपके बॉडी मैच्योरिटी पे और बॉडी स्ट्रक्चर पे। तो इसको हम कैसे पता करते हैं, एक्सरेज कराकर या फिर फिजिकली एग्जामिन करके। तो यहाँ पे दिया है 12-year-old गर्ल हैज अ बोन डेवलपमेंट लाइक अ 14-year-old, 12 साल की लड़की का 14 साल का बॉडी स्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट हो सकता है, तो उसका एनाटॉमिकल एज हो जाएगा। फिर क्या बोला, फिजियोलॉजिकल एज, तो मेरा बॉडी कैसे फंक्शन कर रहा है, एज बेस्ड ऑन हाउ वेल द बॉडी सिस्टम्स आर फंक्शनिंग, मेरा बॉडी कैसे फंक्शन कर रहा है। तो ये डिपेंड करता है किस पे, आपके बॉडी सिस्टम के परफॉर्मेंस पे। जैसे मान लीजिए आपका हार्ट रेट हो गया, लंग कैपेसिटी हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, आप कैसे कोई खाना खा रहे हैं, पचा रहे हैं, उससे एनर्जी ले पा रहे हैं, उसकी रेट क्या है। अ 50-year-old मैन हैज द फिटनेस लेवल ऑफ एन एवरेज 35-year-old, ठीक है ना, क्योंकि उसने मेंटेन करके रखा है। मेंटल एज क्या हो गया, आपकी कोग्निटिव एबिलिटी कैसी है, आपकी सोचने की शक्ति कैसी है, आप कैसे समझ पा रहे हैं कोई भी चीज़ को, आपका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। तो ये आपके इंटेलिजेंस और थिंकिंग पे
बेस्ड है, तो इसको हम मेजर करते हैं आईक्यू टेस्ट से या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क देकर कि इंसान का दिमाग चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हो सकता है कि 10 साल का बच्चा हो 12 साल के बच्चे के जैसे फंक्शन करे, क्योंकि उसका मेंटल एज 12 साल का है, डेवलप हो चुका है। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए। तो ये सीख साथ हमारा तीसरा टॉपिक भी कंप्लीट हुआ बायोलॉजिकल फाउंडेशन का, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, क्रोनोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड मेंटल एजेस का। अब इसके आपको कुछ एमसीक्यूज करा दूंगा, आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ तक, किसी को कोई डाउट है तो, नहीं तो मैं आपको एमसीक्यूज कराऊंगा इसके। चलिए आंसर करिएगा, ठीक है, मैं एमसीक्यूज करवा देता हूँ। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि टॉपिक सिंपल्स है ये सब। तो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इन्वायरमेंटल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल डेवलपमेंट। मतलब कौन सा एग्जांपल है आपका किसका, इन्वायरमेंटल फैक्टर का, जो फिजिकल डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रही है, मतलब बाहर से आ रहा है कोई चीज, एक्सटर्नल फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर मतलब जो अफेक्ट हो रहा है। तो ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, आपकी आंखों का रंग, आई कलर, आपका जेनेटिक डिसऑर्डर, न्यूट्रिशनल इंटेक या फिर ब्लड का टाइप। जाइगोट मतलब होता है एग होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने बताया था ना, मेल का मान लीजिए ऑफस्प्रिंग आ रहा है एक्स, फीमेल का मान लीजिए कुछ भी आ रहा है, तो जो दोनों का जो ऑफस्प्रिंग मिलता है तो एक सेल बनता है, ठीक है, मेल मिक्स होके, तो वही आपका एग सेल जो होता है ना, तो वही जाइगोट, उसको जाइगोट बोलते हैं। इसी जाइगोट में आपका 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिससे हम जीन्स का जो भी क्वालिटीज है वो बिल्डअप होता है। और 46 क्रोमोसोम्स बोलेंगे, अगर पेयर में पूछा तो आपका 23 पेयर होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर मतलब एक्सटर्नल फैक्टर होगा, तो क्या हो जाएगा आपका, बाहर से मुझे क्या मिल रहा है, आंखों का कलर जीन से मिलेगा, जेनेटिक डिसऑर्डर जीन से मिलेगा, ब्लड टाइप भी कहीं ना कहीं जीन से होगा। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूट्रिशनल इनटेक, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब इसमें आपका देखिए थोड़ा सा थ्योरेटिकल मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये। इफ अ चाइल्ड इज 10 ईयर्स ओल्ड, चाइल्ड का एज कितना दिया गया है, 10 ईयर्स, ठीक है, बट हैज अ मेंटल एज ऑफ 12 ईयर्स, व्हाट इज द आईक्यू। तो आईक्यू क्या हो जाएगा उसका, अभी मैंने बताया था आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, मेंटल एज डिवाइड बाई क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो मेंटल एज क्या हो गया मेरा, दिया गया है 10, क्रोनोलॉजिकल एज 12 इंटू 100। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा आपका, मेंटल एज 12 था ना, 10, तो आंसर क्या आ गया आपका 120 आ जाएगा, ठीक है। मेंटल एज क्या दिया गया है, 12 साल, डिवाइड बाई एज कितना है, क्रोनोलॉजिकल एज मतलब उसका एक्चुअल एज, इंटू 100 करेंगे, तो वही सोच रहा था 120 क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपका 120 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अब पूछा है द टर्म क्रोनोलॉजिकल एज रेफर्स टू। अब जो क्रोनोलॉजिकल एज होता है वो क्या रेफर करता है, एज कैलकुलेटेड बाय मेंटल परफॉर्मेंस, द नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन हैज लिव्ड सिंस बर्थ, बायोलॉजिकल कैपेसिटी टू परफॉर्म टास्क या फिर इमोशनल मेच्योरिटी। अब तो क्रोनोलॉजिकल मतलब क्रोनोलॉजी में कैसे चल रहा हूँ, मतलब एज कैलकुलेटेड इन ईयर्स, मैंने कितना साल रहा है, कितना दिन जिया है, ठीक है, द नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन हैज लिव्ड सिंस बर्थ। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, द टर्म नेचर इन द नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट्स रेफर्स टू। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो। क्या बोला है, जो नेचर टर्म है, नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट में, तो नेचर किसको रिप्रेजेंट करता है, अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन को, या फिर कल्चरल कल्चरल इन्फ्लुएंसेस को, या फिर जेनेटिक इनहेरिटेंस को, या फिर सोसाइटल नॉर्म्स को, जो सोसाइटी के द्वारा दिया गया है। तो नेचर मैंने बताया था आपको, एक होता है नेचर, एक होता है नर्चर। नर्चर मतलब जो इन्वायरमेंट दे रहा है, प्रकृति दे रहा है, आपको कैसे नर्चर कर रहा है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था फूल का, नर्चर करके हम कैसे उसको उगा रहे हैं। और नेचर क्या होगा, जो हमें जीन से मिला है, पेरेंट्स से, हेरिडिटी से। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेनेटिक इनहेरिटेंस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे, डेली पर चलते रहेंगे। आपको आगे पढ़ाना था पर मैं कल पढ़ाऊंगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला टॉपिक एक और था, ठीक है, क्योंकि हमारे साथ अभी ज़्यादा लोग जुड़े भी नहीं है, तो सेशन को शॉर्ट रखते हैं। आया करिए डेली रात को इस टाइम पे क्लास ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। चलिए आज के सेशन को डन करते हैं, मिलते हैं कल रात को 9 बजे।
आइएगा, बाकी लोग भी आएंगे तो अच्छा लगता है और पढ़ाने में थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि सामने से थोड़ा इंटरेक्शन हो और लोग रहे तो। ठीक है, जो भी लोग ज्वाइन किए थे आप लोग लीव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइन द क्लास, गुड नाइट।